नमस्कार। ग्वालियर टाइम्स लाइव पर आपका स्वागत है। आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में सबसे पहले दतिया जिले के समाचार हैं। तो दतिया में गृह और जेल मंत्री द्वारा 4 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए। इसमें दतिया में मध्य प्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दतिया प्रवास के दौरान राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर 4 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के 4 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। गृह एवं जेल मंत्री द्वारा सुख देवी पत्नी स्वर्गीय मान सिंह पाल निवासी खमेरा, अतर सिंह पाल निवासी ग्राम नरगढ़ और श्रीमती संध्या पत्नी स्वर्गीय दिनेश जाटव निवासी राव एवं श्रीमती ज्योति कुशवाहा निवासी धीरपुरा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गृह, जेल, संसदीय एवं विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दतिया प्रवास के दौरान राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर 3 दिव्यांग हितग्राहियों बैटरी ट्राईसाइकिल बहादुर पाल चितवा, बल्ली कुशवाहा चितवा एवं मुकेश मोगिया चितवा को प्रदान की गई। और दूसरी है गृह एवं जेल मंत्री द्वारा शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। इसमें मध्य प्रदेश शासन के गृह, जेल एवं संसदीय कार्य एवं विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दतिया जिले के ग्राम पिसनारी में ज्वाला प्रसाद यादव के निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर उनके पुत्र अनिल यादव की मृत्यु होने पर शोक संवेदना व्यक्त की एवं 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इसके अलावा जो है दतिया की दूसरी खबर है, उसमें कलेक्टर रोहित सिंह की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बाजार बंद के समय को लेकर चर्चा हुई एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सख्ती से कराए जाने एवं मास्क एवं मुंह पर तौलिया गमछा रखना अनिवार्य तथा जो लोग खुले मुंह पाए जाएंगे उन पर सख्ती की जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, मुहर्रम एवं अन्य धार्मिक त्योहार होने जा रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। कलेक्टर रोहित सिंह ने कहा कि जिला चिकित्सालय में व्याप्त गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समय पर जरूरी चीज़ों की उपलब्धता की जाए। ऐसी स्थिति में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों को निर्धारित समय पर अपने ड्यूटी रूम में बैठना होगा। और एक कलेक्टर ने कहा है कि लगातार कुछ दिनों से जिला चिकित्सालय से शिकायतें मिल रही हैं और उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि मिल रही शिकायतों को जल्द दूर किया जाए और चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। कलेक्टर रोहित सिंह ने यह भी कहा कि बरसात के मौसम में कई प्रकार की संक्रमित बीमारियां फैलती हैं, जिनके मरीज अस्पताल में इलाज कराने आते हैं उनका भी सही उपचार किया जाए। और कलेक्टर ने कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ने पर सुधार हेतु युद्ध स्तर पर तैयारी रखनी पड़ेगी, जिससे विपदा आने पर उससे निपटा जा सके, ये भी कहा। इस बैठक में प्रशांत ढेंगुला, बलदेव राज बल्लू ने अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए कहा, जिस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, एडीएम विवेक रघुवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर और तहसीलदार नीतेश भार्गव, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुदौलिया, डॉक्टर राजू त्यागी और जीतू कमरिया और शुभम दांगी उपस्थित थे। दतिया जिले में 8 अगस्त तक लिए गए थे 7,480 नमूने कोरोना वायरस से संबंधित ये रिपोर्ट है। तो इस दतिया जिले में 8 अगस्त तक 7,296, इसमें हेडिंग जो आई है शीर्षक में 7,480 लिखे हैं,
और समाचार में 7,296 लिखे हैं। नमूने लैब को भिजवाए गए, जहां से 7,017 नमूनों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब तक 279 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इनमें से 214 मरीज नेगेटिव होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान बाहर एवं अन्य जिलों से 24,244 यात्री आए, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। इनमें से 27,296 यात्रियों का क्वारंटाइन पूर्ण किया गया। विदेश से आए 55 यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया गया, जिसमें से 55 का क्वारंटाइन समाप्त किया गया। जिले में उक्त अवधि में कुल 35,302 की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। और कोरोना वायरस के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए दतिया जिले की बात कर रहे हैं। ये तो जिला स्तरीय कंट्रोल रूम दतिया का जो मोबाइल नंबर है वो है 8461946705। 846 यानी 846, 1946 यानी 1946 और 705 ये मोबाइल नंबर है। दूसरा मोबाइल नंबर है 866 1950 856 यानी 8661950856। ये दतिया के कंट्रोल रूम का जिला स्तरीय मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क किया जा सकता है। इसमें हेडिंग में 7,480 लिखा था और समाचार में जो दिया है आंकड़ा वो है 7,296। जो प्रेस नोट हमें प्राप्त हुआ है वो ये है। और 9 अगस्त तक दतिया जिले में औसत वर्षा 1124 मिलीमीटर दर्ज की गई है। ये इसमें 1124 दतिया जिले में मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। तो इसमें जो आगे आंकड़ा जो दिया है वो ये है 1 जून 2020 से दिनांक 9 अगस्त 2020 तक 1124 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जिसमें दतिया तहसील में 386 मिलीमीटर और सेवड़क तहसील में 440 मिलीमीटर और भांडेर तहसील में 298 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। और पिछले जो वर्ष थी इस जिले में 1322 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई थी, जिसमें दतिया में 593 मिलीमीटर, सेवड़ा में 297 मिलीमीटर और भांडेर में 432 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। यानी पिछले साल ज़्यादा हुई थी इस तारीख तक, इस साल कम हुई है। दतिया में दूसरी जो खबर है वो मंत्री मीना सिंह के बारे में है। तो मंत्री मीना सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा है कि प्राचीन काल से आदिवासियों का जंगल एवं वन्य प्राणियों से गहरा लगाव रहा है। आदिवासियों ने प्राचीन काल से वन क्षेत्रों में निवास करते हुए जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों की रक्षा की है। इस वजह से ही आदिवासी क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणियों की भरमार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राज्य सरकार ने आदिवासियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह शुक्रवार को डिंडोरी में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही थी। इस मौके पर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति प्रकाश धुर्वे भी मौजूद थी। वन्य अधिकार में आदिवासियों का जो सहयोग है जीव जंतु बचाने वो तो ठीक है, लेकिन शिकार भी यही जाति करती थी वन्य प्राणियों का। इस फैक्ट को भी या इस तथ्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता। वन्य प्राणियों के जो शिकार होते थे या हत्याएं होती थी वो यही समाज भी करता था। खैर वो शासन का व्यू अप है, जैसा है सही है। अब इसके अलावा जो है दतिया जिले के कुछ और समाचार हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मीना सिंह जी का ये जो आदिम जाति कल्याण मंत्री है मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में है, तो इन्होंने
दतिया में समझ वो की थी। आदिम जाति कल्याण मंत्री ने ये भी कहा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम की भी समीक्षा की उन्होंने, और जिले में चल रहे विभागीय निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की, और जिले की प्रमुख फसल कोदो कुटकी की बेहतर मार्केटिंग तैयार करने के निर्देश भी दिए। कोदो कुटकी जो है जंगलों में पाई जाती है, यह मुख्य भोजन होता है। अब इसमें और है जो उसमें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दूसरे दिन सुशासन पर वेबिनार संपन्न। तो इसमें मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आत्म मंथन से निकले अमृत को जनता तक पहुंचाएंगे। ये दतिया से प्रश्न उठाया, मैं उससे बता रहा हूँ, जो कि भोपाल में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के बारे में है। तो इसमें बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश सुशासन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश भी सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए कृत संकल्पित है तथा इसके लिए प्रदेश में तेज गति से कार्य हो रहा है। विशेषज्ञों के साथ वेबिनार के आयोजन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करना है। इसमें शिवराज सिंह चौहान ये भी कह रहे हैं कि वेबिनार में मंथन के उपरांत निकले अमृत को जनता तक पहुंचाने में मध्य प्रदेश में तत्परता के साथ कार्य होगा। और वेबिनार को उन्होंने संबोधित किया था। इस वेबिनार को विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी संबोधित किया। उन्होंने विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि सुशासन की प्रमुख चुनौतियों एवं समाधानों में उद्देश्य पूर्णता का अभाव, 4 मुख्य प्रमुख चुनौतियां बताई। उसमें एक है उद्देश्य पूर्णता का अभाव, दूसरी है विश्वसनीयता का अभाव और स्वामित्व भाव का अभाव तथा आपसी संबंधों का अभाव। उन्होंने कहा कि यदि इन्हें दूर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम देश एवं प्रदेश को सुशासन में ला सकते हैं। उन्होंने समय समय पर शासकीय नियमों एवं कानूनों के पुनरावलोकन तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी जोर दिया है। इसके अलावा परिपूर्ण जीवन शैली एवं सकारात्मकता का बढ़ाने में आनंद संस्था का महत्वपूर्ण योगदान बताया शिवराज सिंह चौहान ने। और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सभी का आभार व्यक्त किया और इस वेबिनार में प्राप्त विषय विशेषज्ञों के सुझावों को प्रदेश में शीघ्र योजनाओं नीतियों में परिवर्तित कर इसका लाभ जनता को दिया जाएगा। इस सुशासन पर आयोजित वेबिनार के समापन सत्र में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राम खिलावन पटेल और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार सहित विषय विशेषज्ञ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। और अपर मुख्य सचिव गृह जेल एवं परिवहन विभाग SN मिश्रा ने विभिन्न उपसमूहों का प्रस्तुत निष्कर्षों पर प्रस्तुतिकरण दिया। अब जो इसमें मुख्य जो सुझाव आए हैं विषय विशेषज्ञों के, वो है राज्य शासन ईज ऑफ लाइफ की अवधारणा का क्रियान्वयन करे, जन सामान्य को मूलभूत सुविधाएं घर बैठे मिल सकें, इसके लिए डिजिटल सुविधा का विस्तार किया जाए और फेसलेस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति की शासकीय कार्यालयों में भौतिक उपस्थिति के बिना ही उसके कार्य हो सके। मतलब ये है कि कोई आदमी ऑफिस में न जाए, भौतिक उपस्थिति न हो, और फेसलेस तकनीक यानी कि बिना चेहरा देखे काम होने चाहिए और बिना चेहरे देखे ही आवेदन करे वो। और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिभावान युवाओं को शासकीय व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाए। तो इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको इस सिस्टम में जोड़ा जाए और फेसलेस तकनीक की जाए, पूरा वो डिजिटल ये हुआ। और इसके आगे है शासन के सभी विभागों की जानकारियों को सिंगल डाटाबेस पर उपलब्ध कराया जाए।
और फिर है ई ऑफिस व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। जो वेबिनार में ये सब चीजें निकल के आई हैं जो शासन के समक्ष है, जिनको शासन अब मध्य प्रदेश शासन करने जा रहा है, वो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ समाचार में। ई ऑफिस व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए और प्रदेश में आउटसोर्सिंग कारपोरेशन बनाया जाए जो सभी विभागों के लिए आउटसोर्सिंग का काम करे, और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ाया जाए, और जिला स्तर पर सभी विभाग डैशबोर्ड का विकास करें या विकसित करें जिससे कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सके, और सीएम हेल्पलाइन को विस्तार देकर सीएम सिटीजन केयर पोर्टल आरंभ किया जाए। यानी सीएम हेल्पलाइन को एक्सटेंशन दे करके सीएम सिटीजन केयर पोर्टल ये शुरू किया जाएगा। यानी कि हेल्पलाइन में शिकायत करनी पड़ती है, और जहाँ तक इसके नाम से स्पष्ट है सीएम सिटीजन केयर पोर्टल, यानी कि इसमें अफसरों की जिम्मेवारी होगी वो जाके जनता को जाएं, उनको सुने, उनकी शिकायत को दर्ज, उनका निराकरण तय करें। ये आपसी बातचीत का मामला होगा, इसमें शिकायत लेनी पड़ेगी, इसमें शिकायत करनी नहीं पड़ेगी। सीएम सिटीजन केयर पोर्टल। राजस्व, कृषि, सिंचाई आदि में ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाए, और योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का परीक्षण आउटकम इंडिकेटर के आधार पर किया जाए, और कर्मचारियों के कार्य के आकलन के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर तय किए जाएं, और शासकीय गतिविधियों की नागरिक केंद्रित मॉनिटरिंग व्यवस्था की जाए, और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन का थर्ड पार्टी मूल्यांकन हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे हितग्राही मूलक योजनाएं जो रहती हैं, अभी जो मूल्यांकन किया जाता है वो या तो शासकीय अधिकारी कर्मचारी करते हैं तो मनमानी और रिपोर्टें बना लेते। इसका जो फैक्टर बनने जा रहा है वो है थर्ड पार्टी मूल्यांकन। इसमें तीसरी पार्टी एनजीओ भी हो सकती है, जनता का कोई ग्रुप हो सकता है, वो मूल्यांकन करेगा। कानूनों तथा नियमों में सनसेट क्लॉज लागू किया जाए जिससे समयावधि पश्चात उनका पुनरीक्षण हो सके। इसमें समयावधि गुजरने के बाद उसका रिव्यू किया जा सकता है, ऐसी योजना है। और आगे आए लाभ उठाए को डिजिटल स्वरूप में लाया जाए। एक पुस्तक है जो आगे आए लाभ उठाए मध्य प्रदेश शासन छापता है, और जो हर एक नागरिक को बांटी जाती, फ्री में मिलती है ये किताब। और ये ग्राम पंचायतों में तो हमने खुद बांटी, कई हजारों किताबें बांटी। तो इसको अब जो आया है इसमें वेबिनार में निकल के वो है कि डिजिटल स्वरूप में लाया जाए, जानकारी अपलोड करने पर पात्रता की जानकारी मिल जाए। तो डिजिटल स्वरूप में लाना तो ठीक है, इसको इंटरैक्टिव भी बनाना चाहिए, को वहीं आवेदन कर सके, वहीं से जवाब मिल सके। इसके अलावा प्रदेश में टेलीमेडिसिन तथा ऑनलाइन शिक्षा सुविधा बढ़ाई जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्लाउड को प्रोत्साहित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन और ड्रोन क्लाउड, इनको प्रोत्साहित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं, और शासकीय कानून एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो, और सभी अधिनियम, नियम आदि एक वेबसाइट पर उपलब्ध हो। IIT, IIM और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक संगठनों, सिविल सोसाइटी के सहयोग से नियमों तथा अधिनियमों में सुधार किया जाए। ये चीज़ें वेबिनार में निकल के आई थी, जो कि दतिया से इस समाचार को फॉरवर्ड हुआ है। ये समाचार राज्य स्तर का है, भोपाल का था। दूसरा है, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसमें जो दतिया जिले से जो बातचीत हुई है उसमें होम आइसोलेशन वाले मरीजों के मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था करें, और सब डिवीजन स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह बनाए जाएं। तो इसमें कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिना लक्षण वाले ऐसे मरीज जिनके घर में इसके लिए व्यवस्था है तथा जो घर पर ही रहना चाहते हैं, उनके लिए होम आइसोलेशन के दौरान उनके उपचार एवं देखभाल की मॉनिटरिंग की अच्छी व्यवस्था बनाए। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन तैयार करके प्रत्येक जिले को भिजवाए। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कस्बों एवं गांवों में भी कोरोना संक्रमण हो रहा है,
अतः जिलों की ही तरह डिवीजन स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए जाएं और जो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कोरोना नियंत्रण का कार्य करें। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने कहा है कि इस संबंध में जिलों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और मुख्य सचिव इकबाल सिंह, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और डीजीपी विवेक जौहरी तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। कटनी जिले की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 7 दिनों में वहां पॉजिटिविटी दर 7.3 से 6% आई है। जिले में वर्तमान में 221 पॉजिटिव और 77 एक्टिव मरीज हैं। 139 स्वस्थ होकर घर गए तथा 5 की मृत्यु हुई। जिले में टेस्टिंग कम है। मुख्यमंत्री चौहान ने कटनी जिले को निर्देश दिए कि जिले में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। सिंगरौली जिले की समीक्षा में 7 दिन में 91 प्रकरण आए। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी निर्देश दिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन किए जाने के संबंध में जिलों को गाइडलाइन दोबारा जारी करें। एसीएस स्वास्थ्य ने बताया जो मरीज कोविड पॉजिटिव हैं उनका परिस्थिति अनुसार होम आइसोलेशन किया जा सकता है। 5 जिलों में सर्वाधिक मरीज मिले। जिलेवार समीक्षा में हुई तो उसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना में सर्वाधिक क्रमशः 184, 138 और 61 और 35 तथा 32 कोरोना प्रकरण पाए गए। मुख्यमंत्री चौहान ने इन जिलों में विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में 1185 मरीज होम आइसोलेशन में। सतना और झाबुआ को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। और किसानों के लिए लाभप्रद रहेगी किसान ट्रेन। मंत्री पटेल हैं कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई किसान ट्रेन किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे किसान अपनी फल सब्जियां तथा अन्य शहरों में भेज सकेंगे। मंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसान ट्रेन शुरू करने पर आभार व्यक्त किया है। ये थे आज के दतिया के समाचार। और इसके बाद अब मुरैना के समाचार आज के वो आपको बताते हैं। हाँ, तो पेश है आज 10 अगस्त को मुरैना के समाचार। इसमें मुरैना जिले से प्राप्त जो जानकारी है उसमें कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास के निर्देशानुसार कार्य करने हेतु प्रभारी खनिज अधिकारी सुखदेव निर्मल एवं खनिज टीम द्वारा कोरोना कोविड-19 की महामारी के बाद भी खनिज राजस्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए पिछले साल अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक कुल 1,10,13,748 रुपए की अपेक्षा इस वर्ष 3,93,63,157 रुपए अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक खनिज राजस्व वसूल किया गया है। इसकी प्रशंसा की है। प्रभारी खनिज अधिकारी सुखदेव निर्मल द्वारा लगातार अच्छा खनिज राजस्व वसूल किया जा रहा है, जिससे मुरैना जिला खनिज राजस्व के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले साल सामान्य परिस्थितियों में अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक कुल 1,10,13,748 रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्तमान में 3,93,63,157 रुपए खनिज राजस्व वसूल किया गया है।
जो पिछले वर्ष से 2,83,49,409 रुपये अधिक होकर 357.40% है, जो जिले में अभी तक रिकॉर्ड वसूली की गई है। तो उसमें खनिज अधिकारी की प्रशंसा की है और अधिक राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया है और ये कहा है कि खनिज राजस्व में बढ़ोतरी हो और मुरैना जिले का नाम प्रदेश में खनिज वसूली में सम्मान पूर्वक लिया जाए। दूसरी खबर है आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल अभियान की ओर एक कदम स्वरोजगार स्थापना हेतु वेबिनार। ये दतिया में हम आपको बता चुके हैं और ये वेबिनार हो चुका है संपन्न। उसकी खबर भी हम आपको दतिया वाले सेक्शन में बता चुके हैं। इसके बाद है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने दैनिक भास्कर के पत्रकार रजनीश दुबे के पिताजी का अभी निधन हो गया था, ये समाचार हमने भी लगाया था। तो उसमें जाकर के मंत्री जी ने रजनीश दुबे के पास पहुंच के उनको संवेदना व्यक्त की, शोक संवेदना। और उनके साथ ऐदल सिंह कंसाना पहले कांग्रेस में थे और बीजेपी में आके दोबारा वो हुए हैं और इस समय मंत्री हैं। इनके साथ उस समय केदार सिंह यादव, अशोक सिंह यादव, केडी रंडोतिया और हरेंद्र सिकरवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अब है एमएसएमई के बारे में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम सशक्त किया जाएगा। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा। ये मुरैना से समाचार को फॉरवर्ड हुआ है, राज्य स्तर का समाचार भोपाल का है। इसमें क्या है, अक्टूबर तक सभी की कैपिटल सब्सिडी रिलीज हो जाएगी और मुद्रा लोन से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, कैट ने मांग की है। मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को सशक्त किया जाएगा और जिला उद्योग के महाप्रबंधक पूरा कोऑर्डिनेशन कर सभी विभागों से एनओसी जारी कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी उद्यमियों के कैपिटल सब्सिडी के प्रकरण हैं, अक्टूबर 2020 तक सभी के कैपिटल सब्सिडी रिलीज कर दिए जाएंगे। सरकार ऐसा सिस्टम बना रही है कि उद्यमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और वेबिनार के माध्यम से 6 अगस्त को ग्वालियर अंचल के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसएमई में आप सबके फीडबैक लेने के बाद हम पॉलिसी बना रहे हैं जो कि अगस्त में आपके समक्ष आ जाएगी। कैट मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने मंत्री मध्य प्रदेश सकलेचा से कहा कि प्रदेश में हम स्वावलंबन की दिशा में कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि जिला उद्योग और व्यापार केंद्र के साथ कैट मुद्रा लोन शिविर लगा रही है, उसका बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिना गारंटी वाला लोन यदि महिला उद्यमियों को मिलेगा तो उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई एसोसिएशन मालनपुर के अध्यक्ष यादवेंद्र प्रताप सिंह परिहार ने कहा कि मालनपुर की इकाइयां बहुत संकट के दौर में हैं। लगभग 50% इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। इसलिए मध्य प्रदेश शासन कोई आर्थिक पैकेज घोषित करे जिससे हम सरवाइव कर सकें। ग्वालियर चंबल डिवीजन स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष के मित्तल ने स्टोन पार्क का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा स्टोन इंडस्ट्री इस समय सबसे ज़्यादा संकट में है, उसे रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मंत्री से कहा कि इस तरह वेबिनार 3 महीने में एक बार होना चाहिए। उद्योगपतियों ने कहा हमें स्टाम्प ड्यूटी में रिलीफ मिलना चाहिए, वेट रिफंड जल्दी होना चाहिए। उन्होंने बहुत आग्रह के साथ कहा कि औद्योगिक परिसरों पर संपत्ति कर और कचरा शुल्क नहीं लगना चाहिए।
क्योंकि वह कुछ भी सेवा नहीं करते हैं, तो हम किस बात का टैक्स दें। अर्चना भटनागर ने कहा कि महिला उद्यमियों के लिए एक अलग से फैसिलिटेशन सेंटर बनना चाहिए। 1500 फुट के प्लॉट बनाकर महिला उद्यमियों को दिए जाने चाहिए एवं उनके उत्पादों का एक सशक्त मार्केट सिस्टम बनाया जाना चाहिए। उद्यमियों ने कहा कि हमारी भूमि को फ्री होल्ड किया जाना चाहिए, लैंड यूज का परिवर्तन किया जाना चाहिए। छोटे उद्योग जो कि बंद होने के कगार पे हैं, उनके लिए एग्जिट पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। ऐसी अनेक चीज़ों पर उद्योगपतियों ने अपनी बातें रखी। वेबिनार में प्रमुख सचिव एमएसएमई दीपाली रस्तोगी और संचालक एमएसएमई भास्कर लक्षकार सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। भास्कर लक्षकार जो है मुरैना जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं, वही इस समय एमएसएमई के संचालक हैं। आज स्वतंत्रता दिवस और धार्मिक आयोजनों के लिए जो निर्देश जारी हुए हैं और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस प्रशासन द्वारा प्रशासित निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे और निजी तौर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए। साथ ही फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। माह अगस्त 2020 में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने और उसके जो निष्कर्ष होंगे उससे जनता को अवगत कराया जाएगा। और दूसरा ये कि कोई भी धार्मिक कार्य त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जानी चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी और ताजिए स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। अपने घरों में पूजा और उपासना करें। अब इसमें डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उत्पादक कंपनी के गठन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और ये थे मुरैना जिले के समाचारों की एक खेप। दूसरे समाचार जो है उसमें और हैं, उन्हें हम आगे आपको बताते हैं। मुरैना जिला के जो और ताज़ा 2 समाचार प्राप्त हुए हैं, ये है कि उपनिर्वाचन 2020 के संबंध में एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई कल। उसमें जो मतदान केंद्र बनाए गए उसके बारे में जानकारी आई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली थी। ये समाचार शनिवार को रिलीज हुआ है, आज रविवार को बता रहे हैं आपको। ये इसमें उपचुनाव के लिए विभिन्न दलों द्वारा चुनाव व्यय पर होने वाले अनुमानित सामग्री जैसे टेंट, वाहन, चाय, नाश्ता, खाना आदि की दरें सहमति के आधार पर निर्धारित की। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, संयुक्त कलेक्टर LK पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती दास ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जौरा में 81 मतदान केंद्रों में से सहायक मतदान केंद्र प्रस्तावित रहेंगे, जिनमें मतदान केंद्र क्रमांक 2, 6, 9, 14, 23, 24, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 54, 55, 56, 60, 61, 64, 70 और 77, 84, 85, 87, 94, 96, 102, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 122, 134, 136, 137, 139, 142, 143, 154, 159, 160, 162, 167, 173, 175, 179, 181, 18, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 193, 195, 197, 205, 206, 209, 215, 220, 221, 224, 227, 232, 233, 235, 237, 247, 265, 268, 272, 284, 270, 283, 286, 287 और 293 शामिल हैं। इनमें से सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। क्षेत्र क्रमांक 5 सुमावली में 63 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने हैं और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 6 मुरैना विधानसभा में 66 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने हैं और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7 दिमिनी में 57 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाना प्रस्तावित है, जिनमें से मतदान केंद्र क्रमांक 3, 5, 10, 19, 25, 32, 33, 37, 41, 40, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 58, 67, 71, 75, 81, 86 और 89, 90, 92, 100, 104, 118, 119, 126, 140, 146, 147, 150, 155, 156, 161, 163, 167, 171, 176, 177, 181, 189, 193, 194, 204, 209, 223, 226, 227, 276, 267 और 240, 251, 254, 257 शामिल हैं। इनमें से सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसी प्रकार 8 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 8 अंबा विधानसभा में 53 मतदान केंद्रों में से सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने हैं। और दूसरा जो समाचार है ये नगर निगम का है। इसमें नगर निगम सीमा अंतर्गत नामांतरण निर्धारित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर है। तो जिनको नामांतरण कराने हैं ऑनलाइन उसकी अंतिम तिथि 20 सितंबर रखी गई है और आयुक्त नगर पालिका निगम मुरैना अमर सत्य गुप्ता ने निगम के अंतर्गत लोगों से अपील की है कि नगरीय सीमा के अंतर्गत भवनों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं दुकानों का नामांतरण कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो व्यक्ति मकान मालिक अपना नामांतरण संबंधी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपना आवेदन 15 अगस्त से 20 सितंबर तक नगर निगम की शाखा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।